नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम डिस्कस किया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम गद्य खंड से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, गद्य खंड के अंतर्गत हमें 3 मुख्य विधाएं पढ़ना है, जिसमें कहानी, उपन्यास और नाटक हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम कहानी खंड से स्टार्ट करेंगे। आइए दोस्तों, कहानी खंड को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कहानी खंड के अंतर्गत हम कहानी की पृष्ठभूमि देखेंगे, उसके बाद प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ और अंत में एक दुनिया समानांतर। कहानी की पृष्ठभूमि। दोस्तों, इसमें हम कहानी का परिचय देखेंगे, कहानी के तत्व, कहानी और उपन्यास में तुलना और अंत में कहानी की विकास यात्रा। कहानी का परिचय। दोस्तों, हमारे सामने सवाल उठता है, हम कहानी किसे कहेंगे? ऐसी रचना जिसमें कथा का ढांचा हो, कुछ घटनाएं हो, कुछ चरित्र हों और जो आकार में छोटी हो। अगर ये सारी विशेषताएं किसी रचना में हमें मिलती हैं तो हम उसे कहानी कहेंगे। दोस्तों, हमारे देश में कहानी की एक प्राचीन परंपरा रही है, जिनमें है जातक कथाएं, पंचतंत्र की कथाएं, हितोपदेश और कथा सरित सागर। आइए जानते हैं वर्तमान कहानियां पारंपरिक कथाओं से किस प्रकार अलग हैं। दोस्तों, इनमें मुख्य अंतर दृष्टिकोण का होता है। कथाओं में आदर्शवादी और नैतिकतावादी दृष्टिकोण केंद्र में होता है, जबकि आज की कहानियों में यथार्थवादी दृष्टिकोण की प्रमुखता दिखाई देती है। दोस्तों, जो हम प्राचीन कथाएं सुनते हैं, उनमें अक्सर हमसे कथा सुनने के बाद पूछा जाता है कि आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, जबकि कहानी में एक यथार्थ चित्रण किया जाता है। कहानी के तत्व। दोस्तों, कहानी के कुल 6 तत्व होते हैं। तत्व से तात्पर्य क्या है? ऐसी कौन सी चीजें मिली तब कहानी बनी? तो उनमें सबसे पहले उद्देश्य, जिसको हम विचारधारा और दर्शन कहते हैं। दूसरा तत्व है कथानक और कथा वस्तु। तीसरा तत्व है पात्र या चरित्र। चौथा तत्व है वातावरण। पांचवा भाषा शैली। छठा तत्व कथोपकथन या संवाद। दोस्तों, एक अच्छी कहानी के लिए उसमें जो उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य थोपा हुआ ना हो, जबकि कहानी के अंदर घुला हुआ हो। अगर ऐसा उद्देश्य, विचारधारा या दर्शन हमें किसी कहानी में मिलता है तो हम उस कहानी को एक अच्छी कहानी कहेंगे। कथानक, जिसे इंग्लिश में प्लॉट कहते हैं, और कथा वस्तु, जिसे इंग्लिश में थीम कहते हैं। दोस्तों, प्लॉट का अर्थ है एक क्रम के अनुसार जो मुख्य घटनाएं कहानी के अंदर आती हैं, वो उस कहानी का प्लॉट होता है। और थीम, कहानी में विषय वस्तु क्या है, यानी उस कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। दोस्तों, अगर कहानी की विषय वस्तु विश्वसनीय है, यानी उसमें जो घटनाएं और चरित्र विश्वसनीय हैं, तो हम उस कहानी को एक अच्छी कहानी कहेंगे। और दोस्तों, अगर किसी कहानी का प्लॉट यानी कथानक, अगर उस कथानक में कसाव है, बिखराव नहीं है, उसका संबंध निर्वाह अच्छा है, उसमें घटनाएं, चरित्र और वर्णन सिर्फ जरूरी हैं, उसमें सहज गति और सहज विराम है, तो उस कथानक को हमें अच्छा कथानक कहेंगे, जिससे कहानी अच्छी बनती है। दोस्तों, एक अच्छी कहानी के पात्र या चरित्र स्वाभाविक और स्वतंत्र होते हैं। इसी प्रकार वातावरण। वातावरण में दोस्तों, किसी भी अच्छी कहानी का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसमें पाठक को उस कहानी का परिवेश महसूस हो। भाषा शैली पात्रों के अनुकूल यदि है तो वह कहानी अच्छी कहानी कही जाएगी। और उस कहानी में डायलॉग चुस्त, गतिशील और चरित्रों की सीधी बात हो, ना कि लेखक उन चरित्रों का वर्णन करे, बल्कि चरित्र अपनी विशेषताओं का रहस्य उद्घाटन खुद करें। ऐसी कहानी को एक अच्छी कहानी कहा जाएगा। कहानी और उपन्यास में तुलना। उपन्यास संपूर्ण जीवन को समेटता है, जबकि कहानी सिर्फ एक पक्ष को समेटती है। दोस्तों, उपन्यास में अत्यधिक पात्र व घटनाएं तथा एक से अधिक कहानियां होती हैं, जबकि कहानी में कम घटनाएं और पात्र तथा एकल कथा होती है। उपन्यास में देश, काल और वातावरण का विस्तृत अंकन होता है, जबकि कहानी में देश, काल, वातावरण का अंकन बेहद सीमित होता है। दोस्तों, कहानी और उपन्यास की तुलना के परिप्रेक्ष्य में बाबू गुलाब राय का एक कथन है, कहानी को लघु उपन्यास कहना वैसा ही होगा जैसे चौपाया होने की समानता के आधार पर मेंढक को छोटा बैल और बैल को बड़ा मेंढक कहें। इसी प्रकार एक कथन मुंशी प्रेमचंद का है, जिसमें उन्होंने कहा है, यदि उपन्यास एक बगीचा है तो कहानी एक गमला है। आइए दोस्तों, देखते हैं कहानी की विकास यात्रा। इसके तहत हम देखेंगे हिंदी की पहली कहानी, हिंदी कहानी का इतिहास, जिसके 5 चरण हैं। युवा कहानी, हिंदी कहानी में जादुई यथार्थवाद, हिंदी के कुछ अन्य प्रमुख कहानीकार, हिंदी कहानी में दलित चेतना व विमर्श, हिंदी कहानी और स्त्री विमर्श। वर्तमान कहानी। दोस्तों, आज जो हम कहानी देखते हैं उसका संदर्भ अंग्रेजी के
शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट से लिया जाता है। आधुनिक शॉर्ट स्टोरी का आरंभ अमेरिकी साहित्यकार एडगर एलन पो से माना जाता है। उनका एक विख्यात कथन है जिसमें उन्होंने कहा है, कहानी एक ऐसा आख्यान है जो इतना छोटा है कि एक बैठक में पढ़ा जा सके और पाठक पर एक ही प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से लिखा गया हो। हिंदी की पहली कहानी। आइए दोस्तों जानते हैं हिंदी की पहली कहानी कौन सी है। इस पर विवाद है और ये विवाद क्यों है? दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में कथाओं की एक प्राचीन परंपरा चली आ रही थी। आदर्शवाद और किस्सा गोई को कहानी माना जाए या ना माना जाए, इस बात पर एक विवाद था। हिंदी की पहली कहानी कौन सी होनी चाहिए, इसके लिए कुछ दावेदार हैं। आइए उन दावों की जांच करते हैं। रानी केतकी की कहानी, जिसको 1803 में सैयद इंशाअल्लाह खान ने लिखा। दोस्तों इस कहानी को हम हिंदी की पहली कहानी की श्रेणी से बाहर रखते हैं। उसका कारण यह है कि इसके संवाद बहुत घटिया किस्म के हैं। दोस्तों दूसरी कहानी एक जमींदार का दृष्टांत, जिसे 1871 ईस्वी में रेवरेंड जे न्यूटन ने लिखा। दोस्तों यह कहानी ना होकर धर्म प्रचार मात्र थी, इसलिए इस कहानी को हिंदी की पहली कहानी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। दोस्तों अगली कहानी है राजा भोज का सपना, जिसके लेखक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। दोस्तों यह कहानी एक किस्सा गोई है, इसलिए इसको हिंदी की पहली कहानी नहीं मानते। अगली कहानी है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, जिसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। दोस्तों यह भी एक किस्सा गोई है। दोस्तों अगली कहानी है इंदुमती, जो 1900 ईस्वी में लिखी गई, जिसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। दोस्तों इस कहानी को हिंदी की पहली कहानी इसलिए नहीं मानते क्योंकि यह एक पूर्णतः मौलिक रचना नहीं है। यह शेक्सपियर की कहानी द टेम्पेस्ट की नकल है। दोस्तों छठी कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, जो 1901 में प्रकाशित हुई, जिसके लेखक माधवराव सप्रे हैं। दोस्तों इस कहानी में कहानी के सभी तत्व मिलते हैं, इसलिए इस कहानी को पहली कहानी मानना उचित है। इसके बाद की कुछ कहानियां हैं, जैसे 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी में रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई। अगली कहानी है दुलाई वाली 1907 ईस्वी में, इसकी लेखिका बंग महिला है। अंतिम कहानी है उसने कहा था, जो 1915 में लिखी गई, इसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। दोस्तों निष्कर्षतः हम कह सकते हैं एक टोकरी भर मिट्टी, जो 1901 में लिखी गई, इसमें कहानी के तत्व पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है, इसलिए इस कहानी को हम हिंदी की पहली कहानी मान सकते हैं। हालांकि दोस्तों इस कहानी के बाद 3 अन्य कहानियां जो हैं 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली और उसने कहा था, इन कहानियों में भी कहानी के तत्व पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है, लेकिन एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का समय इन कहानियों से पहले का है, इसलिए इस कहानी को हम हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। आइए देखते हैं हिंदी कहानी का इतिहास, जिसके 5 चरण हैं। पहला चरण प्रेमचंद पूर्व युग 1901 से 1915 ईस्वी। दूसरा चरण प्रेमचंद प्रसाद युग 1915 से 1936 ईस्वी। तीसरा चरण उत्तर प्रेमचंद युग 1936 से 1955 ईस्वी। चौथा चरण नई कहानी 1955 से 1960 ईस्वी। अंतिम चरण 5वां चरण नई कहानी के परवर्ती आंदोलन 1960 से वर्तमान तक। आइए दोस्तों देखते हैं प्रेमचंद पूर्व युग। इसका समयकाल 1901 से 1915 ईस्वी तक है। दोस्तों यह दौर हिंदी कहानी परंपरा की जन्म का समय था, इसलिए इस युग को शैशवावस्था बोला जाता है। दोस्तों इस युग में पश्चिमी कहानी परंपरा के तत्वों के साथ साथ भारतीय कथा परंपरा में निहित आदर्शवाद की भी साफ झलक दिखाई देती है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं नवजागरण का दौर था, इसलिए इसमें राष्ट्रवादी और सुधारवादी मानसिकता का भी समावेश हो गया था। दोस्तों इस दौर की प्रमुख कहानियां हैं 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली, इंदुमती, एक टोकरी भर मिट्टी और उसने कहा था। दोस्तों इस काल की एकमात्र उपलब्धि उसने कहा था कहानी में फ्लैशबैक पद्धति का प्रयोग है। यह दौर शिल्प की प्रयोगशीलता तथा परिवेश की जीवंतता में भी विशिष्ट स्थान रखता है। आइए जानते हैं कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में। दोस्तों उनकी 3 प्रमुख कहानियां हैं, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। इस कहानी में लेखक ने केंद्रीय चरित्र लहना सिंह के माध्यम से प्रेम, कर्तव्य और आत्म बलिदान के पारस्परिक संघर्ष का मर्म स्पर्शी चित्रण किया है। दोस्तों इस कहानी में लहना सिंह द्वारा अपनी प्रेमिका के कहने पर उसके पति की रक्षा करते करते युद्ध भूमि पर अपने प्राणों का बलिदान कर दिया गया था। सर्वप्रथम इसी कहानी में आधुनिक हिंदी कहानी की विशेषताएं प्रखर रूप में दिखती हैं। दोस्तों कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी की संवेदना के अंतर्गत स्वच्छंदतावादी तत्व और द्वंद्वात्मकता ये प्रमुख विशेषताएं हैं। उनके शिल्प के अंतर्गत नाटकीयता, आंचलिकता, फ्लैशबैक पद्धति और जीवंत वर्णन शैली आती है। दोस्तों गुलेरी जी की लेखन शैली में वार्तालाप शैली, किस्सा बयानी, उनके पात्र बहुत ही मानवीय होते हैं, उनके चरित्रों में यथार्थता होती है, उनकी भाषा मिली जुली होती है। प्रेमचंद प्रसाद युग, दोस्तों इसका समय 1915 से 1936 ईस्वी तक का है।
दोस्तों प्रेमचंद ने सामाजिक यथार्थ की परंपरा को विस्तार दिया, जबकि प्रसाद ने व्यक्ति की अनुभूतियों और उनके मनोवैज्ञानिक सत्यों को कहानी का विषय बनाया। प्रेमचंद प्रसाद युग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के गांधी युग के समानांतर था। दोस्तों इस दौर के अन्य कहानीकार हैं सुदर्शन, इनकी कहानी हार की जीत, विश्वंभर शर्मा कौशिक, इनकी कहानी ताई। दोस्तों ये दोनों ही कहानीकार प्रेमचंद के फॉलोअर हैं, उन्हीं की कथा दृष्टि का अनुकरण करते हैं। कहानीकार प्रेमचंद। दोस्तों प्रेमचंद की पहली कहानी संसार का सबसे अनमोल रत्न, यह 1907 में प्रकाशित हुई। दोस्तों इसका प्रकाशन जमाना नामक उर्दू पत्रिका में हुआ था। प्रेमचंद ने 1907 से 1936 तक लगभग 300 कहानियां लिखी, जिन्हें बाद में मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित किया गया है। प्रेमचंद की कहानी यात्रा 2 चरणों में विभाजित है। पहला चरण 1907 से 1925 तक, जो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का चरण है, जिसमें आदर्शवाद, भारतीय परंपरा, हृदय परिवर्तन और अन्य गांधीवादी मान्यताओं का गहरा प्रभाव था। जिसमें प्रमुख कहानियां हैं पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, मंत्र, बूढ़ी काकी और मुक्ति पथ। इनमें से कुछ कहानियों को हमें विस्तार में पढ़ना है। दूसरा चरण है 1925 से 1936 ईस्वी तक, जिसे यथार्थवाद का चरण कहा जाता है। इस दौर में कहानियां यथार्थ से शुरू होकर यथार्थ पर ही खत्म होती हैं। इस दौर की प्रमुख कहानियां हैं अलघ्योजा, ईदगाह, सदगति, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात और कफन। आइए बात करते हैं कहानीकार जयशंकर प्रसाद के बारे में। प्रसाद मूलतः छायावादी कवि हैं, किंतु नाटक और उपन्यास के साथ कहानी परंपरा के विकास में भी उनका प्रमुख योगदान है। प्रसाद रोमांटिक स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण के रचनाकार हैं, जो कि प्रेमचंद से बिल्कुल अलग दृष्टिकोण रखते हैं। उन्होंने कुल 69 कहानियां लिखी हैं। पहली कहानी 1911 में ग्राम लिखी। उनकी कुछ प्रमुख कहानियां हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, पुरस्कार, मधुआ और गुंडा। दोस्तों उनकी कहानियों में राष्ट्रवाद, देश प्रेम, सांस्कृतिक आदर्शवाद केंद्र में रहता है। उनकी कहानियों में अतीत की पृष्ठभूमि भी दिखती है। जयशंकर प्रसाद के लिए मानसिक यथार्थ सामाजिक यथार्थ से अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों यही परंपरा आगे चलकर मनोवैज्ञानिक कहानियों की समृद्ध परंपरा के रूप में विकसित हुई। प्रसाद के नारी चरित्र समर्पण व त्याग से परिपूर्ण तथा प्रभावशाली व आकर्षक होते थे। प्रसाद ने सर्वाधिक जिस शैली का प्रयोग किया वह है वर्णनात्मक शैली। उन्होंने पत्र शैली में भी कहानियां लिखी, आत्मकथा शैली में भी और संलाप शैली में भी। उनकी भाषा अत्यंत काव्यात्मक और भावमयी है, जिसमें बिंब, प्रतीक व लय के तत्व प्रचुर मात्रा में दिखाई देते हैं। उत्तर प्रेमचंद युग, इसका समय 1935 से 1955 ईस्वी तक है। यह 2 विचारधाराओं का युग है। मार्क्सवाद से प्रभावित प्रगतिवादी विचारधारा, या जिसको समाजवादी कहानी भी कहा जाता है, और फ्रॉइड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणवादी कहानी। आइए जानते हैं प्रगतिवादी कहानी। दोस्तों प्रगतिवाद मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण है। इस दौर के साहित्यकार समाजवादी यथार्थवाद के समर्थक थे। उन्होंने जीवन यथार्थ की खोज आर्थिक परिस्थितियों में की। प्रगतिवादी लेखकों के लिए शिल्प गौण होता है। उन्होंने मजदूर, किसान तथा अन्य वंचित वर्गों के शोषण व दमन का विरोध करने वाली संवेदना को साहित्य का प्राण तत्व माना है। इस दौर के सबसे समर्थ लेखक हैं यशपाल। दोस्तों उनकी कुछ प्रमुख कहानियां हैं भूख के 3 दिन, पराया सुख, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता आदि। उन्होंने आर्थिक शोषण, धार्मिक शोषण तथा धार्मिक आडंबर जैसी समस्याओं पर चोट की है। उनकी कुछ मनोवैज्ञानिक प्रकृति की कहानियां हैं, जैसे तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूं और उत्तमी की मां। दोस्तों उत्तर प्रेमचंद युग के कुछ अन्य लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, नागार्जुन तथा रांगेय राघव। मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषणवादी कहानी। दोस्तों यह कहानी धारा फ्रॉइड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभाव ग्रहण करती है। इस दौर में मुख्यतः 3 कहानीकार शामिल हैं, जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञेय। फ्रॉइड का दावा है मनुष्य के जीवन में लिबिडो, जिसे काम चेतना कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण होती है। फ्रॉइड ने व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार को इड, ईगो और सुपर ईगो की क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से व्याख्यायित किया है। इस दौर की कहानियों में कथा वस्तु आंतरिक जीवन से संबंधित होती है
घटनाओं का महत्व बहुत कम होता है, चरित्रों के मध्य द्वंद्व होता है, चिंतन मनन, आत्मविश्लेषण आदि का अधिक महत्व होता है। इस दौर की कहानियों की भाषा सीधी सपाट न होकर बेहद प्रतीकात्मक होती है। जैसे उषा प्रेमदा की लिखी कहानी मछलियों का एक संवाद है और चाय उबलने लगी। दोस्तों, यह प्रतीकात्मक भाषा का एक उदाहरण है। प्रमुख मनोविश्लेषणवादी कहानीकार, इनमें 3 नाम आते हैं: जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञेय। आइए जानते हैं जैनेन्द्र के बारे में। दोस्तों, जैनेन्द्र मनोवैज्ञानिक कहानी धारा के प्रवर्तक कहानीकार माने जाते हैं। जैनेन्द्र पर फ्रॉइड के साथ साथ गांधी और भारतीय दर्शन का भी प्रभाव था। उनकी मान्यता के अनुसार समस्याएं बाहर ही नहीं, मनुष्य के भीतर भी होती हैं। इसलिए उनकी कहानियों में मानव मन की सूक्ष्म परतों का उद्घाटन किया गया है। उनकी प्रमुख कहानियां जैसे पाजेब, यह बच्चों पर बड़ों के वर्चस्व की कथा है। दूसरी कहानी है खेल, इसमें पुरुषों की विध्वंसक प्रकृति तथा नारी की सर्जक प्रकृति के द्वंद्व का चित्रण है। दोस्तों, नारी जैनेन्द्र की कहानियों का मुख्य विषय है, जिनमें पत्नी और जानवी उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। कई कहानियों में कथावस्तु के रूप में उन्होंने विचार और दर्शन भी उपस्थित किया है, जैसे नीलम देश की राजकन्या। जैनेन्द्र ने ही पहली बार हिंदी कहानी में कथावस्तु को अंतर्मुखी और विश्लेषणात्मक बनाया था। इलाचंद्र जोशी, उन्होंने अपनी कहानियों में जीवन के उपेक्षित, कुंठित, मनोग्रंथि पीड़ित और परिस्थितियों के चंगुल में विवश और असहाय पात्रों को लेकर उनके चरित्रों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। उनकी प्रमुख कहानियां हैं अनाश्रित, दिवाली और होली, पतिव्रता और पिशाची। इस दौर के अंतिम कहानीकार हैं अज्ञेय। दोस्तों, अज्ञेय को हिंदी साहित्य का शिखर रचनाकार माना जाता है। उनका पहला कहानी संग्रह त्रिपथगा 1931 में प्रकाशित हुआ था। उनके अन्य कहानी संग्रहों में परंपरा और जयदोल महत्वपूर्ण है। अज्ञेय पर मुख्यतः 2 विचारधाराओं का प्रभाव नजर आता है, फ्रॉइड के मनोविश्लेषणवाद का और सार्त्र के अस्तित्ववाद का। इसलिए उनकी कहानियों में व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके मानसिक पक्षों को केंद्रीय महत्व प्रदान किया गया है। उनकी कहानियों का मूल स्वर व्यक्ति के अंतर्मन की खोज, यांत्रिक जीवन, ऊब, घुटन, शहरीकरण और मध्य वर्ग के विस्तार से उपजी समस्याएं आदि हैं। दोस्तों, उनकी एक कहानी है रोज या गैंग्रीन। यह नई कहानी आंदोलन की पूर्व पीठिका है। इस कहानी का एक कथन है, ऐसा तो रोज होता है। अज्ञेय की कहानियों में पर्याप्त वैविध्य दिखता है, जैसे जयदोल और पठार का धीरज। इन कहानियों में रोमांस और यौन चेतना के चित्र हैं, जो कि फ्रॉइड के प्रभाव से निर्मित हैं। इसी प्रकार मेजर चौधरी की वापसी, इस कहानी में व्यक्ति के अंतर्मन का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। आगे परंपरा कहानी संग्रह, इसमें मध्य वर्ग के सामाजिक पक्षों का चित्रण है। पुलिस की सीटी, हारीती, अकलंक, द्रोही और विपथगा। इन कहानियों में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद और क्रांति कहानियों का मुख्य विषय है। आगे दोस्तों अमरवल्लरी और हरसिंगार। इन कहानियों में स्त्री और प्रेम संबंधों का अंकन किया गया है। इसी प्रकार लेटर बॉक्स, शरणदाता, बदला, इन कहानियों में देश विभाजन की पृष्ठभूमि को दर्शाया गया है। कुछ और कहानियां हैं जैसे जिजीविषा और चिड़ियाघर। इनमें मानवीय और प्रगतिशील तत्वों के स्वीकार का आग्रह किया गया है। दोस्तों, अज्ञेय के शिल्प की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे उनकी कहानियों में कथानक लगभग खत्म है। कथानक के स्थान पर मानसिक सत्य को दर्शाया गया है। उनकी कहानियों में पारंपरिक ढांचा लगभग टूट जाता है। उनकी कहानियों का अंत किसी आदर्श या उद्देश्य के बिंदु पर नहीं होता। उन्होंने भाषा का अत्यंत सजग प्रयोग किया है। वो शब्दों का अपव्यय नहीं करते। बिंबात्मकता एवं प्रतीकात्मकता का गुण उनकी कहानियों में दृश्यमान होता है। शैली के धरातल पर पूर्व दीप्ति शैली, चेतना प्रवाह शैली, प्रत्यावलोकन शैली और पत्र शैली दिखती हैं। दोस्तों, अज्ञेय की विशेषता है कि वे घटनाओं के स्थान पर सूक्ष्म विश्लेषण को महत्व देते हैं। दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नई कहानी और साठोत्तरी कहानी। दोस्तों, आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।